का टेढ़ा हो जाना या लकवा हो जाना। इसकी बेइंतहा वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से वायरल इन्फेक्शन। तो ये नर्व दिमाग के ख़ास हिस्से से निकलती है और फिर कान के 2 हिस्सों में मुख्तलिफ कोर्स करते हुए ये पैरोटिड ग्लैंड, अगर एक किसी को फेशियल पाल्सी हो गई और उसका मुंह टेढ़ा हो गया, 20-25 दिन हो चुके हैं, महीना हो चुका है, तो फिर इसकी फिजियोथेरापी की तरफ आया जाता है, फेशियल एक्सरसाइज। अब ये तीसरी स्टेज वो है जब वो आपका पेशेंट रिकवर कर चुका है और अभी आप डिजीज़ फ्री टाइम में हैं। अब आपको चाहिए और आपके फिजिशियन को कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं माहिर अमराज़ कान नाक गला हूँ। आज एक डिफरेंट और स्पेशल टॉपिक के साथ कासिम अली शाह फाउंडेशन में आया हूँ, जिसकी बड़ी ज़रूरत है जनरल पब्लिक को उसके बारे में आगाह करने की। काफ़ी हद तक लोगों को इसके बारे में पता भी है। मुंह का टेढ़ा हो जाना, जिसे यूजुअली आम ज़ुबान में लोग लकवा भी कहते हैं, या मुंह का खिंच जाना एक साइड पे। आज इस वीडियो में मैं उसकी कान नाक गला में मैनिफेस्टेशन, मतलब कि कान नाक गला की किन बीमारियों की वजह से ये हो सकता है, ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। और फिर इससे अगर ये हो जाए तो क्या करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको बयान कर देते हैं कि इसे हम अपनी ज़ुबान में फेशियल पाल्सी कहते हैं, मुंह का टेढ़ा हो जाना या लकवा हो जाना। इसकी बेइंतहा वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से वायरल इन्फेक्शन, कान के दरमियानी हिस्से में इन्फेक्शन का होना, कान के जो है अंदरूनी हिस्से में किसी बीमारी या इन्फेक्शन का होना, और इससे हट के बगैर किसी वजह के भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। बेसिकली एक नस जिसका नाम फेशियल नर्व है, ये हमारे चेहरे को सप्लाई कर रही होती है। इंसानी जिस्म में नसों का एक बहुत ही जो है पेचीदा सा जाल अल्लाह ताला ने बिछा रखा है, जिनके 2 मेन काम हैं। एक सेंसरी, मतलब कि वो सेंसेशंस को लेके जाती हैं ब्रेन की तरफ। दूसरी नसें मोटर होती हैं, जो कि वहाँ पे किसी जो मसल को है उसमें कोई परफॉर्म करना होता है काम, या कि मसल की मूवमेंट करती हैं। इस तरह चेहरे के ऊपर जो फेशियल नर्व है, इसका ज़्यादातर काम फंक्शन है, मोटर है, और इसका जो मेन काम है वो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं। ये जब हम स्माइल करते हैं, जो हमारी जितनी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये चेहरे के जो मसल्स के साथ है, जैसे हम आंखों को ऊपर को करना, माथे में बल डालना, स्माइल करना, मुंह में हवा भरना, ये सारी फेशियल नर्व की ब्रांचेस के काम करने की वजह से हो रही होती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी एक साइड की, ये दोनों साइड से हमारे चेहरे को सप्लाई कर रही होती हैं, अगर किसी भी एक साइड की जो नर्व है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस साइड पे ये फंक्शंस लूज़ हो जाते हैं और चेहरा स्पॉट फेस हो जाता है, मतलब कि चेहरा बिल्कुल जो है एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। और जो हमारी अदर साइड है, दूसरी साइड है, चूँकि उस साइड पे जो मोटर फंक्शन है उसी नर्व का, कि वहाँ पे जो मसल्स हैं, नर्व्स उनको एक्ट कर रही होती है, तो वो उसको खींच लेते हैं। तो बेसिकली चेहरे के दोनों हिस्से 2 नर्व्स के अंडर उसमें बैलेंस क्रिएट किए होते हैं। जब एक नर्व खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, जो कि हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, काम नहीं करती है, तो दूसरी साइड उसको अपनी तरफ खींच लेती, तो इसे हम फेशियल पाल्सी, मुंह का टेढ़ा होना या लकवा कहते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो टेक होम मैसेज है, जो कि मैं सबसे पहले दे देना चाहूँगा, वो ये है कि ये 100% ट्रीटेबल है। अच्छा, जब भी ये चीज़ आपको या किसी भी आपके जानने वाले में ये प्रॉब्लम आ जाती है, लकवा या फेशियल नर्व पाल्सी जिसे हम कह रहे हैं, मुंह का टेढ़ापन, तो आप फ़ौरन कान नाक गला के डॉक्टर या जनरल फिजिशियन या फिजिशियन किसी से भी रब्ता करते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर का ये काम होता है टू फाइंड इट्स कॉज, इसकी ईटियोलॉजी ढूंढे, ताकि उसको ट्रीट किया जाए और दोबारा बार बार होने से रोका जाए। अच्छा, इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ये नर्व दिमाग के ख़ास हिस्से से निकलती है और फिर कान के 2 हिस्सों में मुख्तलिफ कोर्स करते हुए ये पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे पीछे, कान के पीछे से निकलती है और चेहरे पे पंजा बना के आ जाती है। तो इस हिस्से में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो ये आज प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी इवैल्यूएशन यूजुअली कान से की जाती है। पहले कान का एग्जामिन किया जाता है। कान के दरमियानी हिस्से में अगर रेशा हो, जैसे कि कान का पर्दा फटा होना या कान की हड्डी में जब रेशा लग जाता है, तो ये सबसे बड़ी वजह पाई जाती है जी, बच्चों में भी और जवानों में भी। तो अगर कान में किसी भी किस्म की कोई बीमारी है, तो सबसे पहले तो उसको इवेलुएट किया जाता है और देखा जाता है कि उसको कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद फिर ये कान के पिछले हिस्सों की तरफ जाके देखा जाता है कि एमआरआई की फैसिलिटी से या सीटी स्कैन की फैसिलिटी से और जनरल एग्जामिनेशन के ज़रिए कि ये किस लेवल पे लीजन मौजूद है, प्रॉब्लम है। अगर ये किसी भी इसके कोर्स में, इसके रास्ते में प्रॉब्लम नहीं मिलती, तो इसे फिर इडियोपैथिक लेवल कर दिया जाता है कि जिसकी कोई वजह नहीं है। ठीक है ना। इससे हट के एक और इसकी कंडीशन होती है, उसे
इसकी वायरल ईटियोलॉजी की वजह से भी ये होती है। रमसे हंट सिंड्रोम हम उसे कहते हैं। उसकी एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है जो कि मैं यहाँ पे शायद बयान करना इतना मुफीद नहीं है, लेकिन उसमें भी हमने एक ख़ास किस्म की मेडिसिन एंटीवायरल्स के साथ इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। तो जितनी जल्दी हम इसकी वजह ढूंढेंगे उतनी ही जल्दी इसकी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो एक्यूट मैनेजमेंट है कि पेशेंट आया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर के पास, तो ये देखा जाता है कि जी कितना डैमेज है, उसकी वजह ढूंढ के उसका इमीडिएट इलाज शुरू कर दिया जाता है। वजह कान में है, वायरल है, या कि कोई भी वजह फाइंड नहीं हो रही है, उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद इसका जो दूसरा मरहला आता है वो ये होता है कि जिसमें हम इसे कहते हैं कि इसकी रिहैबिलिटेशन से मुराद ये है कि अगर एक किसी को फेशियल पाल्सी हो गई और उसका मुंह टेढ़ा हो गया, 20-25 दिन हो चुके हैं, महीना हो चुका है, तो फिर इसकी फिजियोथेरापी की तरफ आया जाता है, फेशियल एक्सरसाइजेज की तरफ आया जाता है, ताकि ये जो इसका फंक्शन जो कि अब रुक चुका है उसको बहाल किया जाए। ये इसकी दूसरी फेज़ है। इसके बाद जब ये इन दोनों फेज से आगे जाया जाता है तो थर्ड फेज़ में इसको अगेन रीइवैल्यूएट किया जाता है थॉरोली कि उस मरीज़ में कोई ख़ास किस्म की प्रॉब्लम या बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये उसको प्रॉब्लम दोबारा होने का ख़दशा है या नहीं। तीसरी जो इसमें हमारे पास ऑप्शन आती है वो ये देखा जाता है कि इसको हमने बार बार होने से कैसे रोकना है, इसकी रेकरेंस को कैसे मैनेज करना है। उसमें अगेन इसको थॉरो एग्जामिन किया जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे यूजली जो पेशेंट है वो फॉलो अप लूज़ कर जाता है, डॉक्टर के साथ राब्ते में नहीं रहता है। और इस वीडियो बनाने का मेन मकसद भी ये है कि आपने अगर इस स्टेप को स्किप कर दिया तो फिर आप ये समझें कि आपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी कर दी अपने पेशेंट के ऊपर, और जो एक्चुअल टेक होम था या कि जो आपका जो हासिल था वो आपने उसके बगैर आप लौट गए। अब ये तीसरी स्टेज वो है जब वो आपका पेशेंट रिकवर कर चुका है और अभी आप डिजीज़ फ्री टाइम में हैं। अब आपको चाहिए और आपके फिजिशियन को कि इसकी ईटियोलॉजी ढूंढे, क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कोई वजह ना हो, ठीक है ना। इडियोपैथिक तब लेबल किया जाता है जब तक हम उस तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उसको अगेन सारे स्टेप से रीवैल्यूएट किया जाए, उसकी जो इमेजिंग देखी जाए, उसकी वजूहात ढूंढी जाए, तो ये वो चांस होता है, टाइम होता है जिसमें 80% में मज़ीद ईटियोलॉजी मिल जाती है। और जो ही वो ईटियोलॉजी आपको मिल जाती है एंड यू मैनेज दैट थिंग, तो इसकी रेकरेंस नहीं होती है। और होता ये है कि ये तीसरा जो है फेज़ इसको स्किप कर दिया जाता है। पेशेंट फिर दोबारा 6-8 माह बाद आता है सेम प्रॉब्लम के साथ, एंड अगेन, और विद द टाइम एवरी टाइम उसका लॉस जो है वो बढ़ता जाता है। तो अगेन मैं लास्ट में इसको सम अप कर देता हूँ कि जब भी कोई पेशेंट आप या आपके जानने वाले जिनमें लकवा या मुंह का टेढ़ापन आ जाए, उनमें आपने कोशिश करनी है कि उसकी कॉज ज़रूर फाइंड की जाए, उसकी वजह जानी जाए और उसकी ट्रीटमेंट की तरफ हतमी तौर पे जाया जाए। क्योंकि वंस अगर आप या आपका जो है जानने वाला है इस बीमारी से निकल चुका है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो दोबारा इस तरफ नहीं आ सकता।